हेलो एंड वेलकम बैक टू द मॉडर्न्स अकेडमी। तो हम करते हैं एसएसटी पेडागोजी के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ फील्ड वर्क एज अ मेथड ऑफ सोशल साइंस। देखो, जैसे कि पता है सोशल साइंस को पढ़ाने के कई सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें टीचर जो होता है वो यूज़ करता है। अब इसमें बोला गया है कि फील्ड वर्क एक मेथड है जिसका क्या बेनिफिट हो सकता है या क्या एडवांटेज हो सकता है। ठीक है, देखो फील्ड वर्क क्या होता है, जैसे आप बच्चों को कोई चीज़ पढ़ा रहे हो, इसकी बजाय बच्चों को वो चीज़ डायरेक्ट दिखा दो तो वो कहलाएगा फील्ड वर्क मेथड। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आप बच्चों को बुक्स के थ्रू ताजमहल के बारे में पढ़ा रहे हो, इसकी बजाय अगर आप उसको ताजमहल ले जाकर उसको विजिट करा दो तो वो कहलाएगा फील्ड वर्क मेथड। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं कि अब इससे क्या एडवांटेज हो सकता है बच्चों को फील्ड वर्क से। ठीक है, फर्स्ट इज प्रोवाइड स्टूडेंट्स फर्स्ट हैंड नॉलेज, सेकंड इज डेवलप स्किल ऑफ प्रेजेंटिंग, प्रपोजिंग एंड आर्ग्यूइंग, थर्ड इज हेल्प्स टू मेमोराइज फैक्ट्स, फोर्थ इज हेल्प्स इन टेस्टिंग नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य यानी फील्ड वर्क के क्या लाभ हैं? छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करता है, प्रस्तुत करना, प्रस्ताव करना और तर्क करने के कौशल विकसित करता है, तथ्यों को याद रखने में मदद करता है, विद्यार्थियों के ज्ञान परीक्षण में मदद करता है। देखो फर्स्ट में बोला है प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स फर्स्ट हैंड नॉलेज। देखो जब बच्चा जो चीज़ों के बारे में आज तक पढ़ता हुआ है, अगर वो उसको रियल वर्ल्ड में देखता है या रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करना सीखता है तो वो उसको प्रत्यक्ष रूप से उसका ज्ञान ले रहा है। ठीक है, फर्स्ट हैंड नॉलेज ले रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, कि वो प्रत्यक्ष रूप से नॉलेज ले रहा है। ठीक है, फिजिकली वहाँ अवेलेबल होकर उस चीज़ को नॉलेज ले रहा है। डेवलपिंग स्किल ऑफ प्रेजेंटिंग, प्रपोजिंग ऑफ आर्ग्यूइंग, बच्चा यहाँ पर ना तो किसी तरह का प्रेजेंटेशन दे रहा है, ना ही किसी तरह का आर्ग्यूमेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। हेल्प्स टू मेमोराइज द फैक्ट, यहाँ पर किसी तरह के फैक्ट्स को याद करने की या उसके रट्टा लगाने की बात नहीं हुई है। ठीक है, हेल्पिंग इन टेस्टिंग नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, और ना ही यहाँ पर बच्चों की नॉलेज का टेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द बेस्ट मेथड टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ इंसोलेशन? फर्स्ट इज केस स्टडी, ब्रेनस्टॉर्मिंग, डेमोन्स्ट्रेशन एंड सर्वे। आतपन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? केस स्टडी, विचार मंथन, प्रदर्शन या सर्वेक्षण? केस स्टडी। देखो केस स्टडी एक ऐसा टीचिंग मेथड होता है जिसमें टीचर बच्चों को कोई प्रॉब्लम देता है और बच्चों को उस पर आंसर्स करने के लिए इनवाइट करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स की बच्चों को न्यूज़पेपर कटिंग दी जाती है और एक मतलब उसमें जो प्रॉब्लम होती है उस पर डिस्कशन करने के लिए उनको थॉट रखने के लिए बोला जाता है, तो केस स्टडी होती है वो। और विचार मंथन क्या होता है? ये भी एक तरह का बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को चेक करने के लिए बच्चों के सामने क्वेश्चंस रखे जाते हैं और बच्चे फिर उस पर सोचकर अपने आंसर्स प्रेजेंट करते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है कि बच्चों को कोई चीज़ जो होती है वो दिखाकर पढ़ाना। ठीक है, जैसे चार्ट पेपर दिखाना, फोटोज़ दिखाना, तो ये डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर आ जाएगी। सर्वे क्या होता है? जिसमें डाटा को कलेक्ट करने की बात की जाती है, वो होता है सर्वे। ठीक है, अब इसमें बोला है इंसोलेशन कॉन्सेप्ट को बच्चों को पढ़ाने के लिए इनमें से क्या बेस्ट है? देखो इंसोलेशन क्या होता है? इंसोलेशन होता है कि सन से अर्थ तक जो सनलाइट होती है वो कैसे आती है, हमें बच्चों को ये चीज़ पढ़ानी है, ये कॉन्सेप्ट समझाना है। तो क्या हम बच्चों के सामने कोई प्रॉब्लम रखेंगे ताकि वो सोल्यूशन ढूंढ सके? ये इनकरेक्ट होगा। बच्चों से क्वेश्चन करेंगे इसके बारे में? इनकरेक्ट। यहाँ पर किसी तरह का डाटा जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है? नहीं, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों को इंसोलेशन को समझाने के लिए कुछ डेमोन्स्ट्रेट करो, या तो उसकी फ़ोटोज़ दिखाओ, ठीक है, किस तरह से जो सनलाइट है वो अर्थ पर आती है, ठीक है, या इससे रिलेटेड कोई वीडियो दिखाओ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेट करना।
Next question is, it is possible that there might be students belonging to marginalized section in your class. So when you are talking about the notion of marginalization, which of the following things should you keep in the mind before introducing the topic? Question कह रहा है कि जब एक टीचर मार्जिनलाइजेशन ग्रुप के बारे में बात करे तो उसको मार्जिनलाइज टॉपिक के बारे में या उसको इंट्रोड्यूस करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है. टेकिंग द नेम ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी माइट कॉज द डिस्कम्फर्ट टू दोज बिलोंगिंग्स टू दोज कम्युनिटीज़. बी, सच इश्यूज नीड टू बी हैंडल्ड विद सेंसिटिविटी. सी, सम स्टूडेंट्स माइट feel shame in talking about their experience of discrimination. Students should be forced to share their experiences. देखो, सबसे पहले हम समझते हैं मार्जिनलाइजेशन होता क्या है या मार्जिनलाइज ग्रुप होता क्या है. ठीक है, देखो, मार्जिनलाइज सेक्शन या समुदाय वो कम्युनिटी होती है जिन्हें काफ़ी लंबे अरसे से अपॉर्चुनिटीज से या राइट से अनअवेयर रखा गया है. ठीक है, उन्हें वंचित रखा गया है. तो जब भी हम इससे रिलेटेड टॉपिक को क्लास में इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. सबसे पहले तो हमें उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम कम्युनिटी का नाम लेंगे तो बच्चे अपने आप को डिस्कम्फर्ट फील करेंगे या डिसवैल्यूड फील करेंगे. ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी बच्चे की कम्युनिटी का नाम नहीं लेंगे. ठीक है, सच इश्यूज नीड टू बी हैंडल विद सेंसिटिविटी. जब हम ऐसे मुद्दों पर बात करें ना मार्जिनलाइजेशन के बारे में, तो हमें ऐसे टॉपिक को बड़े ही संवेदनशील तरीके से इंट्रोड्यूस करना चाहिए. ठीक है, तो सेकंड भी इसका करेक्ट होगा. सम स्टूडेंट माइट फील शेम इन टॉकिंग अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. ये पॉसिबल है कि उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हों जो क्लास में बैठे हों जो कि अपने साथ डिस्क्रिमिनेशन को झेल चुके हों या उनकी फैमिली. ठीक है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि कुछ बच्चे अपने साथ हुए एक्सपीरियंसेस को पूरे क्लासरूम में एक्सप्रेस करने में शेम फील कर सकते हैं, इसलिए हमें उन्हें किसी तरीके से प्रेशराइज नहीं करना है. ठीक है, बच्चे को एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देना है. तो ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. स्टूडेंट शुड बी फोर्स टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस. हमें ये नहीं करना कि बच्चों को फोर्स करना है वो अपने एक्सपीरियंस बताएं ही बताएं. ऐसे बच्चे क्या हो जाएंगे, टीचर के साथ उनका जो कनेक्शन है वो ठीक नहीं होगा और बच्चे अपने आप को डिस्कम्फर्ट फील करेंगे. तो ये इसका इनकरेक्ट ऑप्शन होगा. इसका करेक्ट आंसर होगा जिसमें ए, बी और सी तीनों ऑप्शन हो. तो इसमें ए बी है, ये इनकरेक्ट है. इसमें ए बी सी है, ए सी है, ये इनकरेक्ट है. ए बी सी थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर फीचर ऑफ अ प्रोजेक्ट वर्क. देखो, प्रोजेक्ट वर्क भी एक टीचिंग मेथड होता है. जैसे मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, टीचर जो होता है स्टूडेंट को कोई टास्क देता है या कोई प्रॉब्लम देता है जिसको स्टूडेंट सॉल्व करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करता है, जिससे प्लानिंग करता है. ठीक है, उसके अलावा डिस्कशन करता है. प्रोजेक्ट जो होता है वो ग्रुप में भी दिया जा सकता है और इंडिविजुअल भी किसी बच्चे को दिया जा सकता है. तो वो डिस्कशन करेगा या तो अपने टीचर से या अपने क्लासमेट के साथ, जो ग्रुप में उनके बच्चे हैं उनके साथ. ठीक है, तो प्लानिंग करेगा, डिस्कशन करेगा, उसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा. इस प्रोजेक्ट को करने के लिए मतलब चीज़ों को कैसे सॉल्व किया जाए, चीज़ों को कैसे अरेंज किया जाए. उसके साथ साथ वो नए नए तरीके के थॉट्स भी लाएगा. तो ठीक है, वो क्रिटिकल थिंकिंग करेगा. तो फर्स्ट है, दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट टू गो बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक. ये कहता है कि प्रोजेक्ट वर्क के थ्रू बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे वो टेक्स्ट बुक के बाहर जाकर कुछ नई चीज़ें सीख सकता है. देखो, कोई भी ऐसा काम जिसमें बच्चे जो है ना वो खुद से वो चीज़ काम कर रहे हैं, तो बच्चा कुछ नया एक्सप्लोर करता है. अब जब नया एक्सप्लोर करता है तो बच्चों को टेक्स्ट बुक से बाहर कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है. तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. A project should ideally be done at home so that there is more time for teaching in the classroom. ये इनकरेक्ट है, क्योंकि देखो डिस्कशन तो टीचर से करेगा, क्लास में अपने जो ग्रुप में स्टूडेंट्स हैं उनके साथ करेगा. तो प्रोजेक्ट वर्क को घर पे देना
सही नहीं है, ठीक है। डिस्कशन के लिए उसे टीचर चाहिए, स्टूडेंट चाहिए, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सी है अ ग्रुप प्रोजेक्ट हेल्प्स डेवलप कोलैबोरेटिव स्किल इन अ स्टूडेंट। अगर हम प्रोजेक्ट्स को ग्रुप में देते हैं कि 4 मतलब बच्चे जो हैं वो उसको ग्रुप में करें, तो वो बच्चों के बीच क्या होता है, एक सहयोग की, एक कोलैबोरेशन की स्किल को डेवलप करता है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, बच्चे एक दूसरे को हेल्प करना सीखते हैं, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, और जो सही आंसर होगा उसमें ए और सी दोनों ऑप्शन होंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं, ओनली ए है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इसमें ए भी है, बी तो रॉन्ग है, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ए और सी, इसका करेक्ट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is most appropriate for reducing curriculum load of social science syllabus? First is minimizing the emphasis on memorizing facts and focus on the comprehension. B, focusing on conceptual clarity. C, skipping certain topics from the textbook based on the exam directive and the teachers lack familiarity with the theme. सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए क्या सबसे उपयुक्त है? तथ्यों के स्मरण पर न्यूनतम बल देना और समझाने पर केंद्रित करना, संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण को ध्यान में रखना, सी, परीक्षा निर्देशों के आधार पर, और शिक्षक के विषय वस्तु से अनभिज्ञता के कारण पाठ्य पुस्तक से कुछ विषयों को छोड़ देना। देखो, अगर स्टूडेंट के करिकुलम लोड को कम करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि बच्चे में रोट लर्निंग को डिस्करेज किया जाए, यानी बच्चे में जो रट्टा लगाने की आदत है उसको कम किया जाए, बजाय इसके कि बच्चा जो है वो समझने पर फोकस करे, ठीक है, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी पर फोकस करे कि उसको कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो, रट्टा लगाने के बजाय। तो इसमें मेमोराइजिंग की बात की गई है, तो ये इसका मिनिमाइजिंग द मेमोराइजेशन फैक्ट, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बोला गया है बी में फोकसिंग ऑन द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ये भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कि हमें कॉन्सेप्ट को समझने या कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी पर ज़्यादा फोकस देना चाहिए, ये भी करेक्ट है। सी कहता है स्किपिंग सर्टेन टॉपिक्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, हमें वो टॉपिक्स टेक्स्ट बुक से हटा देनी चाहिए जिस पर टीचर को कम नॉलेज है या फिर जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये स्टेटमेंट सही नहीं होगी, क्योंकि ऐसे बहुत से चैप्टर होते हैं जो कि भले ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं होते, पर उनकी जानकारी स्टूडेंट को होना ज़रूरी होती है, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा जिसमें ए और बी हो, इसमें तीनों है, ए बी सी, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ए और बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग असेसमेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द वर्किंग ऑफ अ स्टेटमेंट गवर्नमेंट। स्टेटमेंट गवर्नमेंट के काम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, हमें उनको पढ़ना है। ए स्टेटमेंट में कहा गया है व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ लेजिस्लेटिव असेंबली डिबेट, ठीक है। व्हाट इज द टर्म यूज टू रिफर टू इलेक्टेड representative who are not member of ruling party and who play the role of questioning government decision। राज्य शासन की कार्यप्रणाली से संबंधित कथन दिए गए हैं। प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या होता है, यह विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग है। डी, उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं है पर सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं। ऑप्शन में दे रखा है ए टेस्ट कॉन्सेप्चुअल नॉलेज वेयर एज बी टेस्ट फैक्चुअल नॉलेज। देखो, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज क्या होती है और फैक्चुअल नॉलेज क्या होती है। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज वो होती है जो हमें सोचने के लिए एम्फेसाइज करती है, ठीक है, हमारे में स्टूडेंट में क्रिएटिव थिंकिंग को एनकरेज करती है, ठीक है, जहाँ पर बच्चा ये सोच पाता है कि अगर ये एक चीज़ है तो क्यों है,
ठीक है। और फैक्चुअल नॉलेज इसका अपोजिट होता है, जो कि बेस्ड होती है रोट मेमोरी पे, जिसको हमने एग्जैक्ट बुक से याद कर लिया है और उसका नॉलेज ले लिया है, ठीक है। अब इसमें दो स्टेटमेंट दी गई है, इसमें पूछा गया है कॉन्सेप्चुअल नॉलेज कौन सी है और फैक्चुअल नॉलेज कौन सी है। तो हमने पढ़ा व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है, एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें हमें बोल रहा है कि कैसे अलग है प्रेस कॉन्फ्रेंस, कैसे अलग है लेजिस्लेटिव असेंबली डिबेट से। तो यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, तो हम इस पर अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, सोचेंगे, समझेंगे, फिर आंसर करेंगे। तो ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड लर्निंग हो गई, ठीक है। सी। बी में बोला गया है व्हाट इज़ द टर्म यूज टू रिफर टू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हु आर नॉट मेंबर ऑफ, मतलब इसमें बोला गया है उन प्रतिनिधियों के लिए या उन रिप्रेजेंटेटर्स के लिए कौन सा शब्द यूज़ होगा जो कि रूलिंग पार्टी के मेंबर नहीं है, बट लेकिन वो गवर्नमेंट के डिसीजन पर क्वेश्चन उठा सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल इसका आंसर होगा विरोधी पक्ष, यानी कि अपोजिशन पार्टी, वो लोग अपोजिशन पार्टी कहलाएंगे। तो ये फैक्चुअल नॉलेज है, बच्चे ने बुक में इसको पढ़ा और उसको याद कर लिया, ठीक है। तो ये एक फैक्चुअल नॉलेज हो गई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए इज कॉन्सेप्चुअल नॉलेज एंड बी इज फैक्चुअल नॉलेज। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो अगर आपको सेशन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।